कविता, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है और जल्दी जल्दी से हाथ चलाना, इससे पहले कि तेरे दोनों भाई उठ जाएं। जी भाभी। तभी कविता की छोटी भाभी रश्मि वहाँ आती है। कविता, ये क्या, तुम्हारा साफ सफाई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, तेरे भैया उठ गए, उनके लिए जल्दी से चाय बना कर ले आ, और हाँ इसके बाद हम सबके लिए नाश्ता भी बना दे। हाँ भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा कर, तू साफ सफाई के बाद नाश्ता बना ले, फिर अपने भाइयों के ऑफिस जाने के बाद बर्तन धो लेना और उसके बाद कपड़े धो लेना। बिन माँ बाप की कविता चुपचाप घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आती है। ये लो अमित भैया, आपकी पसंद के आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। कविता, तेरी दो भाभियां हैं, फिर भी हमारे लिए तू खाना क्यों बनाती है? भैया वो मैं वो बात ये है कि ननद जी को अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हम दोनों को तो बनाने ही नहीं देती। क्यों कविता, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अनीता कविता को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, अनीता भाभी एकदम ठीक कह रही है। दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों भाभियां भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। आखिर में जैसे ही कविता नाश्ता करने बैठती है तो छोटी भाभी रश्मि उसकी कुर्सी खींच लेती है, जिससे कविता नीचे गिर जाती है। तेरी औकात नहीं है कुर्सी पर बैठ के खाने की, चल नीचे बैठकर खा। और नहीं तो क्या, तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पहले ये वाला खाना खत्म कर। लेकिन भाभी, ये तो आप लोगों का जूठा खाना है। हाँ तो इसे तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ कि झूठा खाना तुझे नसीब हो रहा है। चल अब खाना खाकर सारे जूठे बर्तन धो देना। अच्छा रश्मि, तूने कल रात बिग बॉस का एपिसोड देखा क्या? नहीं भाभी, मिस हो गया। वैसे अभी रिपीट आ रहा होगा, चलो ना चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। दोनों भाभियां आराम से अपने कमरे में जाकर टीवी देखती हैं और बेचारी कविता अकेले घर का सारा काम करती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज हम दोनों भाइयों को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। हमारे मालिक एक नई फैक्ट्री झारखंड में लगवाना चाहते हैं। हम कुछ 2 महीनों के लिए वहीं रहेंगे। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं पगली, तेरे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए और हम तेरी शादी धूमधाम से कर सकें। ये सुनकर दोनों भाभियां मुंह बना लेती हैं। अपने पतियों के जाने के बाद तो अब वो दोनों कविता पर और भी जुल्म ढाती हैं। ऐसे ही एक रोज बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। देखो भाभी, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है। हाँ रश्मि, और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो तो मजा ही आ जाए। रुक, अभी उस महारानी को बोलती हूँ। कविता, अरे ओ कविता, कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। जी भाभी। कविता रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर, हे राम, कहीं मैं पकौड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई, एक चक्कर देखती हूँ। कविता जैसे ही एक पकौड़ा चखने लगती है तभी वहाँ उसकी छोटी भाभी रश्मि आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें जूठा खिलाती है, आज तो तू देख तेरी खैर नहीं। ये कहकर रश्मि उसे खूब मारती है। आवाज सुनकर अनीता वहाँ आती तो डर के मारे कविता अपनी बड़ी भाभी के पीछे छुप जाती है। भाभी मुझे बचा लीजिए। अब बस भी कर रश्मि, अगर ये मर गई तो हमें जेल में सारी उम्र बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं, नहीं तो पता चले हमारे पति जो भी कमा रहे हैं वो आकर इसकी शादी में उड़ा दे। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये बात ठीक कही आपने। दोनों भाभियां बेचारी ननद को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भाभी मुझे घर से मत निकालो, इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। कविता बारिश में बचते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कविता को भूख लगने लग जाती है, बहुत भूख लगी है। ये सोचकर कविता कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर आती है। ठेलों पर जाकर कुछ न कुछ मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वो एक बूढ़े बाबा के ठेले पर पहुंचती है जो कि पकौड़े बनाकर बेच रहा था। वो उसके सामने रोते हुए कहती है, बाबा मैं कल से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये थोड़े से पकौड़े दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति को कविता पर तरस आ जाता है और वो कुछ प्याज के पकौड़े चटनी के साथ उसे खाने को दे देता है। कविता को उन पकौड़ों को देखकर वो बात याद आ जाती है कि कैसे एक पकौड़े के पीछे उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया।
क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। कविता रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बेटी, तुम जवान लड़की अकेले कहाँ भटकोगी सड़कों पर? इससे तो बेहतर होगा तुम इस गरीब की झोपड़ी में चलकर रहो, मेरी बेटी बनकर। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता उस बूढ़े बाबा के घर पर रहकर उसके खाने का ध्यान रखती, लेकिन एक रोज बूढ़े बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए अब उनकी जगह कविता उनके पकौड़ों का ठेला संभालने लगी। अब कविता उस ठेले पर प्याज के साथ मिर्च, आलू, पालक और गोभी के पकौड़े भी बनाकर बेचने लगी, जिससे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ काफी बढ़ गई। गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए अब उसके पास लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। आइए आइए, गर्मा गर्म प्याज, आलू, पालक और मिर्च के पकौड़े खाइए। तभी मौसम सुहाना हो जाता है और इस सुहाने मौसम में भला कौन इतनी वैरायटी के पकौड़े नहीं खाना चाहेगा। अरे ओ पकौड़े वाली, बनाना तो 20 रुपए के प्याज के पकौड़े। और मेरे लिए मिर्च के पकौड़े हैं। इस तरह उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और जो भी उसके पकौड़े एक बार खाता वो बार बार जरूर खाता। भगवान की दया से मेरे बनाए हुए पकौड़े सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा ये काम ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं एक नया पक्का घर बनवा लूंगी। ये सब सोचकर कविता बहुत खुश थी। अगले दिन वो फिर अपना ठेला वहाँ लगाती है, लेकिन एक रोज तेज तूफान के आने के कारण उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के कारण उसके सारे पकौड़े उसमें खराब हो जाते हैं। सब खत्म हो गया। इस बारिश ने सब खराब कर दिया। इस बारिश ने एक तरफ जहाँ कविता को रोजी रोटी कमाने से भी वंचित कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों भाभियां आराम से अपने लिए पिज्जा और पॉपकॉर्न ऑर्डर करके मजे से इस बारिश का लुत्फ उठा रही थी। वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का, और इस पॉपकॉर्न के तो क्या ही कहने। उधर रोती हुई कविता अपनी झोपड़ी में आती है, जहाँ सारी झोपड़ी में पानी आ गया होता है। अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, मैं अभी ये सारा पानी उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। कविता अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए उस पानी को उठाकर बाहर की ओर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उस बूढ़े बाबा की ओर देखती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। बारिश में तो लोग पकौड़ों के दीवाने होते हैं। ये बरसात का मौसम तो सबसे अच्छा मौसम है कमाई करने का, लेकिन मैं इसके पकौड़ों के साथ चाय बनाकर भी बेचूं तो? मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे फिर से शुरू करती हूँ। कविता ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने ठेले की मरम्मत करवाई और एक बड़े से तिरपाल के नीचे चाय पकौड़े बेचने लगी। बारिश में लोग उसके तिरपाल के नीचे आकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं, जिससे उसकी बिक्री अब पहले से भी ज्यादा होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता दिन भर में 3000 रुपए कमाने लगी। एक रोज अमित और सुधीर कार से जा रहे थे, तभी उस ठेले पर उनकी नजर गई। अरे, ये तो अपनी बहन कविता है, लेकिन ये यहाँ फुटपाथ पर ये चाय पकौड़े क्यों बेच रही है? वो दोनों कविता के पास जाते हैं। अपने भाइयों को देख कविता फूट फूट कर रोती है। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो आपके बिना मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इसके बाद कविता सारी बात अपने दोनों भाइयों को बताती है। अमित और धीरज गुस्से में घर आते हैं। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? लौट आए आप लोग? आप रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। लेकिन तुम क्यों लाओगी? वो कविता कहाँ है, उससे कहो। अब हम आपको क्या ही बताएं, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनते ही अमित ने अनीता को जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हैं? तो भाइयों के होते हुए भी आज हमारी बहन को न जाने कैसे कैसे अपना पेट पालना पड़ रहा है, हैं? सुन लो, तुम दोनों के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। उन दोनों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी ननद से माफी मांगते हैं। इसके बाद कविता अपनी दोनों भाभियों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उस बूढ़े काका को भी अपने घर ले आती है। अब वो अपने पकौड़े के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाती है। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलकर उसमें पकौड़े बेचकर खूब कमाई करती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।